Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are not going to discuss another problem from Pathfinder या फिर SBT. In this video, we are going to discuss the paper of NACP 2025. जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली संडे को ही एग्ज़ाम गया था NACP का और काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा स्कोर भी आ रहा है. एक बच्चा 100+ स्कोर भी कर रहा है हमारे यहाँ से. सो ओवरऑल पेपर वॉज मॉडरेट. लास्ट ईयर का जैसा पेपर था काइंड ऑफ सिमिलर लाइन्स पे पेपर था. कुछ उससे बहुत अलग पेपर नहीं आया था. और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दे के मुझे मैसेज भी किया कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे क्लास नोट्स के साथ. मतलब पूरा पूरा पेपर ऐसा लग रहा था कि क्लास के क्वेश्चंस जो है वैसे ही है. तो और वो होना ही चाहिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. इसमें कुछ बोस्ट करने जैसा नहीं है कि हाँ पेपर एकदम क्लास नोट्स जैसा है. वो ऑब्वियस है क्योंकि हर साल पेपर ऐसा ही आता है. कोई भी अगर क्वालिटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन सिमिलर आएंगे क्योंकि NACP एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एडवांस जैसे इनोवेटेड क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो कि मान लो प्रीवियस ईयर या फिर जो बहुत नोन क्वेश्चंस है उसके ही मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो क्वेश्चंस कॉमन आना ही था. जिस बच्चे ने सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ किया था, जिसका स्पीड काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम के टाइम में और जिसने सिली मिस्टेक बहुत कम किया, उसका इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आना ही आना है. तो NACP जो भी बच्चा देने वाले हो आगे जाके, जो भी आपकी अभी क्लास 10th में हो, 9th पे हो या फिर 11th पे हो, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ आपका रिविजन बहुत अच्छा होना चाहिए. आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, हर एक एज केस आपको याद होना चाहिए. सेकेंड बिंग आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है ना उस पर मुझे नंबर लाना ही लाना है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ. और थर्ड है आपका जो स्पीड है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए. मतलब इस एग्ज़ाम में ऐसा है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और टाइम बहुत कम होता है. तो आपको इतना इंश्योर करना है कि कुछ भी हो जाए, जो क्वेश्चन मुझे आता है मैं उसी को अटेम्प्ट करूँगा. जो मुझे नहीं आता छोड़ दो उसको. ज़रूरत है कि मुझे हर क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में करना ही करना है मेंस जैसे. इसमें बस आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना आना चाहिए. क्वेश्चन आपको दिखे क्योंकि ऑफलाइन पेपर आप पेज पलट के देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपके जोन पे है. तो जो जो आपको दिखता रहे कि हो जाएगा फट से, उसको सॉल्व करते रहो. उन नंबर्स को आप गैदर करते रहो. ऐसा कुछ मत सोचो कि सेक्शन ए सेक्शन बी है. जिन बच्चों को नहीं पता एक बार बोल देता हूँ, इसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 3 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग -1 का होता है. और सेक्शन बी जो है उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. तो डेफिनेटली सेक्शन बी एक स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग पार्ट है. तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी शुरू करते हैं. सो आई वुड से ये पता है सबको कि वहाँ पे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो जैसे कि सबको पता है, जो एग्जामिनर है उसको पता होगा, तो आप उस बात को तो भूल ही जाओ कि मुझे सेक्शन बी से शुरू करना है. आप सेक्शन ए सेक्शन बी कुछ सोचो ही मत. आपका मोटिव बस एक ही होना चाहिए कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है उतना सॉल्व करना है एग्ज़ाम पे. एज ए स्टूडेंट मैंने NSEC NSEA क्वालिफाई किया था. NACP कुछ फैमिली रीज़न की वजह से मैं दे नहीं पाया था. बट जितना भी मैंने खुद ने क्वालिफाई करके देखा है, मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस लिया है इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, वो यही है कि जो आपको आता है वो बस करो. आप देखो मत कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, कहाँ का क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, सेक्शन ए से बन रहा है, सेक्शन बी से बन रहा है, कुछ मत देखो. बस सॉल्व करो एग्ज़ाम में. तो उसी माइंड सेट के साथ मैं इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करूँगा NACP का क्वेश्चन पेपर. मैं बस एनालिसिस करने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करना आया ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिल सके. मैं चाहता तो इस वीडियो को 1 घंटा लंबा बना के पूरा पेपर सॉल्व कर सकता था. बट आई वांट कि आप हर एक क्वेश्चन के डेप्थ में घुसो मेरे साथ, आप उस कॉन्सेप्ट को समझो और अगर आपको पेपर में दिख गया ऐसा क्वेश्चन तो कैसे डील करना है वो आप सोच लो अच्छे से, वो आप देख लो अच्छे से कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको दिख जाएगा कि जो जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूँगा ऐसे सिमिलर लाइन्स के क्वेश्चंस पेपर में घर पे नॉट पेपर में क्लास में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी. तो NACP एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन नहीं चाहिए. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसा करना होता है उसके लिए. ये जो पेपर है ना आपका JEE मेन से थोड़ा सा डिफिकल्ट और एडवांस से थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होता है. ठीक है. स्पीड ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम पे. तो आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जैसे नीट के बच्चे हो, अगर आपने CP सिंह के एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिया है, आपने एक्सरसाइज को समझ के अच्छे से किया है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशंस ऑफ इट, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो फिर तो आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा देखा देखा सही मिलेगा. अगर रिविजन सही है तो पेपर सही जाएगा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को. पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसका टैगिंग डाल दूंगा टाइम स्टैम्प पे. जो 11th के बच्चे हो तो आप नोट डाउन करके रखो हर एक क्वेश्चन को जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में काम आ जाए
एक सेपरेट कॉपी में आप लिख लो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, और जो 12th के बच्चे हो आप लोग इस पेपर को एज ए फॉर्म ऑफ रिविजन देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 पे ये बताया गया कि एक मास m है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसका रिटार्डेशन क्वेश्चन पे दिया गया है kv²। अब इसमें ये बताया गया कि इनिशियल स्पीड है उसका u और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है एट टाइम t। तो काइनेमेटिक्स का सवाल आपको दिख रहा होगा इंस्टेंटेनियस रिलेशन पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। और आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 दरवाजे हमारे पास खुल जाते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो और 3 दरवाजे हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिलेशंस। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, a इक्वल टू v dv बाई ds, v इक्वल टू dx बाई dt। और इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जैसा ही आपको पहले दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्वेश्चन पे गिवन दिया है रिटार्डेशन के फॉर्म में, तो हम लोग इसको -kv² लिख देंगे, करेक्ट। अब भैया चाहिए हमें x और t का रिलेशन। अब xt आएगा कहाँ से? xt आएगा vt से। अब vt कहाँ से आएगा? vt आएगा av से। मुझे क्योंकि यहाँ पे a की ज़रूरत नहीं है तो मैं जो मेरा पहला अस्त्र है उसको यूज़ करूँगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। तो मेरा a हट गया और इक्वेशन बन गया v और t के टर्म्स में। बढ़िया है। चलो अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, सारे v को एक साथ, सारे t को एक साथ। अब यूज़ करते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र जो कि है इंटीग्रेशन। चलिए, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी u है, जब टाइम t है वेलोसिटी v है। dv बाई v² मतलब v पावर -2, v पावर -2 मतलब -2 + 1, -2 + 1, u से v तक -kt, करेक्ट है। अब इस पे ना डालते वैल्यूज़ को, तो ये बन जाएगा पहला -1/v, दूसरा बन जाएगा -1/u, और ये आ गया भैया -kt। बढ़िया। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/u - 1/v इक्वल टू -kt। साइड चेंज कर लो तो यहाँ से बन जाएगा 1/v इक्वल टू 1/u + kt। बढ़िया। LCM निकालेंगे तो बनेगा ये कुछ u/u + kt, 1 + u kt। ये आ गया vt रिलेशन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी कितना है निकल के आ चुका है, बट हमें vt नहीं चाहिए, हमें चाहिए xt। अब दूसरा ब्रह्मास्त्र जो है उसको यूज़ करते हैं, जो कि है v इक्वल टू dx बाई dt। तो इससे v हट गया और बस x और t के टर्म्स पे रिलेशन आ गया। u भैया यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये मत सोचना कि u तो है इक्वेशन में, फिर कैसे हो गया 2 वेरिएबल। u कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि एक फैक्ट है। ठीक है, अब वापस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, dx इक्वल टू u बाई 1 + u kt dt। जैसे ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, अभी कर लो यूज इंटीग्रेशन। 0 पे x 0 है क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और t पे t है। यहाँ पे एक शॉर्टकट आप याद रखना, जब भी आप इंटीग्रेशन करो ना, कुछ ऐसा अगर फॉर्म आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a + bx, तो इसका सीधा सीधा आप रिलेशन याद रख लेना कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आगे आ जाता है, और ये फॉर्म बन जाता है कि ln 1/x का, तो ये सीधा ln a + bx बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि u तो कांस्टेंट है, और t का कोफिशिएंट जो है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, t का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ u के, वो बाहर आ जाएगा। और ln पे ln x का जैसा फॉर्म आएगा दैट इज़ 1 + u kt, 0 से t तक। ठीक है, बढ़िया। u और u कैंसल्स आउट, यहाँ से मेरा x बन जाएगा 1/k ln t पुट करोगे तो ln 1 बन जाएगा, विच इज़ अगेन 0। तो आंसर बन गया बस ln 1 + u kt। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अगर आपने CP सिंह का एग्जाम्पल किया या फिर एक्सरसाइज भी किया और BMS अगर किया है डेफिनेटली, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके लिए आपको पाथ फाइंडर या SBT जैसे कुछ किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जो कि जनरली नहीं, हर क्लास में इस क्वेश्चन को कराया जाता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, डेफिनेटली आपको इसके लिए इंटीग्रेशन पे कमांड आना चाहिए, इसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस रिलेशंस पे कमांड आना चाहिए। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम ख़राब गया है, आप ये मत सोचो कि इस एग्ज़ाम में अगर ख़राब हो गया तो मेरा जेई या फिर नीट ख़राब जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पैटर्न एकदम अलग है। जेई डिफरेंट पैटर्न से होता है, नीट अलग पैटर्न से होता है, एनएससीपी डिफरेंट पैटर्न से होता है। बस यस, एनएससीपी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके सामने मिरर जैसा है, जो आपके गलतियों को दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने लैग किया है इन द प्रिपरेशन, कौन से टॉपिक आपके वीक है, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बने, जो कि 12th के बच्चे हो, मैं आपके लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ।
अगर आपको ऐसा दिख गया कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, मतलब उस टॉपिक में आपको फोकस करने की ज़रूरत है फॉर जेई या नीट। ये एक पहला नेशनल एग्ज़ाम था जो आपके सामने आपको एक रियलिटी चेक दिया है, तो उस एग्ज़ाम के लर्निंग से आप सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो जेई और नीट पे। उससे डिसहार्टन नहीं होना है, कैसा भी एग्ज़ाम जाए। बहुत डिफरेंट पैटर्न है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका एनएससीपी नहीं निकला है, बट उन बच्चों ने फोड़ दिया है जेई या फिर नीट पे। ठीक है, तो फोकस अल्टीमेट गोल पे करो। एनएससीपी मेरा कभी भी गोल नहीं था, दैट वाज वन माइनर चेक पॉइंट जो कि मेरे प्रिपरेशन के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एनएससीपी के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपको वो मोटिवेशन रहे कि मैं पेपर को चाहे तो सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे नॉलेज में कहीं पे कमी नहीं है, मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा बताया गया, 2 मासेस है और उनको एक सिंपल एफर्मेशन पे हमने रख दिया है। मासेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये गिवन है कि सम ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो जो बच्चे मेरे सुपर 30 बैच में है, टॉप 30 बैच में है, या फिर जो बच्चे मेरे एडवांस के न्यूमेरिकल बैच में हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जो मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था क्लास में। सिमिलर क्वेश्चन था, एक एसबीटी में क्वेश्चन दिया गया है, मास ऑफ सम ऑफ मासेस कांस्टेंट है, जिसपे सेम लाइन पे एक क्वेश्चन बना है। उस क्वेश्चन को ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया गया है, तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन आ गया। उसमें बस आई थिंक कुछ टेंशन एक्सेलरेशन पूछा गया था, इसमें बस इन दोनों में रिलेशन पूछ दिया गया है। ठीक है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपने एसबीटी किया होगा तो आपसे तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, अगर नहीं भी किया हो तो बस आपको एग्जाम के टाइम में जल्दी सोचना चाहिए था अगर ये क्वेश्चन करना होता तो। ठीक है, चलिए देखते क्या क्वेश्चन था। मैं जब सोल्यूशन डिस्कस करूंगा ना, आपको दिख जाएगा कि उतना कुछ रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं था, बस एग्जाम में क्लिक करने से हो जाता। तो इस पर क्या दिया कि टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, और बहुत बार मैंने इस चीज़ पे जोर डाला है कि टेंशन का जो फॉर्मूला है वो आपको सिंपल एटोमेशन के केस में पता होना चाहिए, दैट इज़ 2m1m2g बाई m1+m2, ये आपको याद होना चाहिए। और एक जो फॉर्मूला है दैट इज़ m2 - m1 बाई m1+m2, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। करेक्ट। एक चीज़ देखो आप, इसमें अभी ना इस चीज़ को कांस्टेंट बोल दिया गया है m1+m2 को, तो मैं इसको k मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2m1m2g बाई k, और भैया यहाँ पे बन जाएगा m2 - m1 बाई k टाइम्स ऑफ g। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ से t और a के बीच में रिलेशन। बढ़िया, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देख लो यार, m1m2 क्या बन जाएगा, kt/2g। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, सेम अप्रोच था एसबीटी वाले क्वेश्चन पे। अगर हो सके तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे पिन कर दूंगा, मतलब नीचे आप लोग देख सकते हो एडिट पे। और एक रिलेशन मेरे पास जो बचा है दैट इज m1+m2 = k। 3 रिलेशन है, मुझे समहाउ m1 m2 को एलिमिनेट करना है। लगाओ यार अलजेब्रा, लगाते हैं। मुझे इतना पता है कि m2 - m1 होल स्क्वायर जितना भी होगा, यहाँ पे मान रहा हूँ कि m2 ज़्यादा है m1 से, दैट्स गोइंग टू बी m1 + m2 स्क्वायर माइनस 4m1m2, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, m2 - m1 हो जाएगा k स्क्वायर a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, m1 + m2 स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4m1m2 हो जाएगा 4kt/2g, है ना। 2 और 4 कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ से ना एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, k स्क्वायर बाई जी स्क्वायर टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k/g टाइम्स ऑफ t। ठीक है, अब देखो आप, k स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 2k/g कॉन्स्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बन गया ना कि अल्फ़ा a स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा टी। आपको शायद दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म है, ऐसा कुछ फॉर्म है, अल्फ़ा वाई इक्वल टू बीटा प्लस गामा एक्स, और ये इक्वेशन बनता है यार स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे y का वैल्यू इज़ a स्क्वायर, x का वैल्यू इज़ t। मतलब मैं बता सकता हूँ कि a स्क्वायर और t के बीच में जो रिलेशन आएगा दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। और यही पूछा गया है कि लीनियर रिलेशनशिप किसका है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप किसके बीच में है, दैट इज़ बिटवीन a स्क्वायर एंड t। अभी आपको शायद दिख रहा होगा कि उतना भी कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 3 ही इक्वेशन लग रहा है यहाँ पे, एक टेंशन का, एक एक्सेलरेशन का, और एक जो मेरा है एलजेब्रा का। ठीक है, बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। प्योर रूलिंग पे सवाल पूछा गया है। अगर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को
मिस किया है या फिर जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर गलती हुआ है, बस आप लोगों की गलती एक ही थी, ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी थी, गलती एक ही थी, आपने रिवाइज नहीं किया था। एक चीज़ आप गांठ बांध लो, याद रख लो कि प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है मेंस में। अगर क्वेश्चन मेंस में आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इसी टॉपिक से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, उसमें दो फॉर्मूलाज आते हैं, एक एक्सेलरेशन का, एक फ्रिक्शन का, जो कि आपको याद रखना ही रखना है बाय एनी कॉस्ट, वो आप भूल नहीं सकते हो। और सिमिलर क्वेश्चन इस साल NACP में भी आ चुका है। सो इट्स ए ग्रेट रियलिटी चेक फॉर यू गाइस कि आपको इन सब पार्ट्स को अलग से याद रखना है, तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो ताकि आप बाद में ना भूलो कि कौन सा स्पेशल टॉपिक है मुझे रिवाइज करने के लिए। दिस आर द टॉपिक्स जो आपने एग्जाम में छोड़ के आए हो ना, दिस आर द टॉपिक्स जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है JEE या नीट से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें से एक बॉल रोल करके नीचे आ रहा है और मुझे पूछा गया है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, फ्रिक्शन क्या है। तो एक फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का, मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, G sin थीटा बाई 1 + k। के मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो k mr² हुआ, मान लो रिंग का mr² होता है तो I का वैल्यू इज़ 1, डिस्क का mr²/2 होता है तो k का वैल्यू इज़ 1/2। सो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म होगा, mr² का जो कोफिशिएंट है, आई एम कॉलिंग दिस k। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। उसको एक बार हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शायद अभी तक रोटेशन किया नहीं होगा, जो बच्चे 11th में हो वो लोग बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए, जब भी एक बॉडी रोल करते करते नीचे आता है ना, अगर प्योर रोलिंग है तो इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, उसका कुछ फॉर्मूला तो नहीं होता। मैं फ्रिक्शन को ये तो नहीं लिख सकता कि μmg होगा, लिख सकता हूँ लिमिटिंग के केस में, काइनेटिक के केस में, बट स्टैटिक के केस में मैं नहीं लिख सकता हूँ, मुझे वो फ्रिक्शन निकालना है। तो एक इक्वेशन जो आता है, और एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है mg cos थीटा। एक रिलेशन जो मैं सीधा लिख सकता हूँ दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन या फिर लीनियर मोशन का रिलेशन, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ए मतलब जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड इज जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, बस फ्रिक्शन ही है जो टॉर्क दे रहा है, Fs इंटू आर, ये देगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज I अल्फा। और क्योंकि बॉटम मोस्ट पोजिशन पे एक्सेलरेशन आगे है, R अल्फा पीछे है और प्योर रोलिंग हो रहा है तो कुछ यहाँ पे स्लिपिंग होगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू R अल्फा। ठीक है, आपको A निकालना है तो अल्फ़ा यहाँ से रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ A/r²। इसको भैया ऊपर पुट करते हैं तो Fs आ जाएगा I अल्फ़ा/r। अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता है तो ये बन जाएगा A/r²। अब फ्रिक्शन आपको पता है, उसको लाके ऊपर पुट करते हैं तो बन जाएगा रिलेशन mg sin थीटा माइनस IA/r² इक्वल टू ma। तो यहाँ से मेरा a का जो वैल्यू है वो निकल के आ रहा है mg sin थीटा बाई m प्लस I/r²। इसी से वो ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो आता है। एनीवेज मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा निकाल लेता हूँ आंसर। थीटा क्वेश्चन में हाफ दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आपको पता होना चाहिए, दैट इज mr² बाई r²। r² कैंसल्स आउट, तो mg/2/2m दैट इज mg/4m, तो आंसर आपका बन जाएगा g/4। ऑप्शन पे देख लो भाई कितना दिया है। ऑप्शन पे एक ऑप्शन है g/2 जो कि नहीं होगा, और एक ऑप्शन है g/3 जो भी नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन तो आंसर पे नहीं आएगा। अब पूछा गया है फ्रिक्शन। बढ़िया, फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल के रखा है IA/r²। एक काम करते हैं, ये से निकाल देते हैं ना, यहाँ से निकाल देते हैं IA/r²। तो I है mr², A है g/4 और नीचे रहेगा वापस r² कैंसल्स आउट, आंसर इज mg/4। और भैया देख लो ये तो ऑप्शन में दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा एक सी ऑप्शन भी है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। सिंगल करेक्ट है तो मुझे पता है बी आंसर होगा। सी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। सी पे बताया गया कि म्यू कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैंने बोल दिया अगर प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग से कम ही होगा, डेफिनेटली स्टैटिक होगा क्योंकि, तो लिमिटिंग से कम होगा। स्टैटिक क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे जब रोटेशन पढ़ेंगे क्लास में। एक ऊपर से बोल देता हूँ, स्लिपिंग ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और जब भी दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये आपको पता है।
तो इसलिए रोलिंग के केस में फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक। फ्रिक्शन का वैल्यू हमने निकाल लिया mg/4, ये होगा लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन का वैल्यू है mg cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू है √3/4, सॉरी √3/2। तो यहाँ से मेरा म्यू निकल के आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2√3, जो कि ऑप्शन पे नहीं दिया गया है। तो सी भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बस होगा बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन इस वीडियो के। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको समझ आ गया हो कि कैसे क्वेश्चन NSCP में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसा हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं था जो कि आपने क्लास में नहीं देखा होगा, जैसे क्लास में क्वेश्चंस कराया गया था वैसे ही क्वेश्चंस है। और ये चीज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोचिंग जो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है सबके लिए ट्रू है। सबके लिए क्वेश्चंस देखे हुए ही थे। लेंथी हो सकता है पेपर, बट ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो गेम बस उतना ही है, सब सेम लेवल पे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। बस गेम वही है कि किसने रिविजन बेटर किया, किसका एक्यूरेसी अच्छा था और किसका स्पीड अच्छा था एग्जाम में। एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस अ कैंडिडेट फॉर NSCP। ठीक है, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस में लाता रहूँगा NSCP के ऊपर। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि NSCP पेपर के अलावा भी आप मेरे जो बाकी कंटेंट्स हैं उनको जाके देख सकते हो। पाथफाइंडर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ इस चैनल पे। विद दैट आई ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम SBT एज वेल, ताकि आपको एक सॉलिड प्रिपरेशन रहे हमेशा फॉर ओलम्पियाड्स। ठीक है, तो ऐसा ही आप सारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहो जो मैं NSCP पे लेके आने वाला हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो पे नेक्स्ट फ्राइडे को 10:30 PM। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।